आप में से कई लोगों ने मेरे वीडियोस में ये देखा होगा जहाँ पर मैंने मुंबई के ओवरप्राइस प्रॉपर्टी रेट्स, डेंस पॉपुलेशन, स्लम इनहैबिटेशन और कंजेस्टेड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की है। इन सारी बातों के अंदर कई लोग मुझे कमेंट में ये सजेशंस देते हैं कि मुंबई को फिर रेक्लेमेशन के जरिए एक्सपांड क्यों नहीं किया जा, जहाँ पर समुद्र है उसके अंदर नई जमीन क्यों नहीं बनाई जा रही है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसा कोई शहर नहीं है जो हर साइड से एक्सपांड हो सके। आइलैंड सिटी होने की वजह से यहाँ पर लिमिटेशंस है, लेकिन दुनिया के बाकी शहरों की जैसे मुंबई भी लैंड रिक्लेमेशन कर सकता है बड़े स्केल पर और बहुत ज्यादा जमीन क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुंबई के अंदर रिक्लेमेशन नहीं हुआ है कभी, ये बात नहीं है। इनफैक्ट पिछले 5 साल से लेकर पिछले 200 साल से मुंबई में रिक्लेमेशन होते ही आ रहा है। और क्या अभी गवर्नमेंट फिलहाल बढ़ते सी लेवल्स के कारण जो मुंबई को डूबने का खतरा है इसको देखते हुए रिक्लेमेशन नहीं कर पा रही, और कई दूसरे इंटरेस्टिंग चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उससे ही हमें इन वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले ये सवाल करना ही गलत होगा कि मुंबई लैंड रिक्लेमेशन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुंबई लैंड रिक्लेमेशन ही कर रहा है। और कहीं ना कहीं पर इस हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है आज के सिनेरियो को समझने के लिए। करीब 200 साल पहले जो मुंबई एग्जिस्ट करता था वो आज के जैसे नहीं था। वो सिर्फ कुछ छोटे आइलैंड से बना हुआ था जहाँ पर कई फिशिंग कम्युनिटीज का ये घर था। अलग अलग पावर्स ने इन आइलैंड्स पर अपना कंट्रोल लिया, जहाँ पर आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जब ये आइलैंड चले जाते हैं तब ब्रिटिश गवर्नर विलियम हॉबी ने मुंबई के साइड आइलैंड्स को जोड़कर एक सिंगल एंटिटी बनाने का डिसीजन लिया और द बॉम्बे सिटी इस प्रोजेक्ट के नाम से रिक्लेमेशन शुरू हुआ। और 1782 में जो रिक्लेमेशन ये शुरू किया गया समुद्र में मिट्टी डालकर, वो 1838 में खत्म होता है, जहां पर 7 आइलैंड्स जोड़ दिया जाता है और मेजर चंक ऑफ मुंबई तब रेडी हो गया। इसके बाद में 1845 तक या छोटे मोटे आइलैंड्स को मिलाकर लैंड रिक्लेमेंट किया गया, जहां पर आज का ट्रॉम्बे और सैल्सलेट आइलैंड जो पहले अलग होते थे मुंबई से, वो भी मेन लैंड का हिस्सा बन गए। इसके बाद में मुंबई के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर भी कुछ जो छोटे मोटे आइलैंड्स थे उनको मर्ज किया गया और बाद में जो लैंडमास जन्मा उसका नाम था ग्रेटर बॉम्बे, जो आज के मुंबई सबर्ब्स जाने जाते हैं। बस सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद में भी कई शहर के हिस्से को रिक्लेम करता ही रहा है मुंबई, जो पहले समुद्र का हिस्सा हुआ करते थे। 1860s में बैक बे रिक्लेमेशन नाम से एक कंपनी खोली गई, जिसे मुंबई के लोअर साइड में एम्बैंकमेंट या पीछे की तरफ का दरिया की तरफ में लैंड रिक्लेम करने के लिए फॉर्म किया गया था। ये करती है कि एक नैरो पोर्शन में लैंड रिक्लेम करना शुरू करती है मुंबई के सदर्न साइड के अंदर, और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहती है। लेकिन 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये जो ब्रिटिश कंपनी है ये बैंकरप्ट होती है, क्योंकि ब्रिटिश का उस समय पर बहुत नुकसान हो गया था और इसीलिए ये जो जमीन वो रिक्लेम कर दिए थे उसको उन्हें BBNCI इस कंपनी के हवाले कर देना पड़ता है। अब ये जो कंपनी है इनको इस लैंड के साथ में कुछ करना है, तो ये बेसिकली आज का जो चर्चगेट स्टेशन है वहां से लेकर कुलाबा तक एक नई रेल लाइन बनाते हैं रिक्लेम लैंड पर। करीब 50 साल बाद यानी साल 1917 में भारत के कुछ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनी ने कोलाबा और बैक बे के बीच कुल 1500 एकर्स ऑफ लैंड को रिक्लेम करने का प्रपोजल दिया, लेकिन आखिर में जो है वो 1145 एकर्स ऑफ लैंड को रिक्लेम करने का ही डिसीजन फाइनलाइज किया गया और इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के द्वारा ओवरटेक भी कर लिया गया। बात अभी जो है वो लेस देन 100 इयर्स की हो रही है। लेकिन इस रिक्लेमेशन के लिए BBNCI को कोलाबा स्टेशन को रीलोकेट करना था, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट में डिलेज हुए। हालांकि बीच में कंसल्टिंग टाउन प्लानर WR डेविड्स ने इस रिक्लेम लैंड में एक नई डेवलपमेंट स्कीम को इनकॉर्पोरेट करने की बात की, जहां वाइड ओपन स्पेसेस के साथ कई रिक्रिएशनल एरियाज बनाए जाते या मिक्स्ड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल लैंड यूज पैटर्न का इस्तेमाल होता। लेकिन हुआ ये कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के सिर्फ 3 ब्लॉक्स को ही कंप्लीट करने को रेकमेंड किया गया। इवेंचुअली साल 1929 में 4 ब्लॉक्स कंप्लीट कर दिए गए एट अ टोटल एरिया ऑफ 439.6 एकर्स, जिसमें से 234.8 एकर्स ऑफ मिलिट्री लैंड डिक्लेयर किया गया। रुपीस 2.06 करोड़ में ये काम किया गया और जो 16.6 एकर्स ऑफ लैंड बना वहां पर मरीन ड्राइव और उसकी सी वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर आप मुंबई को थोड़ा भी समझते हैं सदर्न पार्ट में, तो आप एक्चुअली में जान गए होंगे कि कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। आज जो नेवी नगर है, जो हमारे नेवीज के अलग अलग सेक्शंस एंड गेट्स है, यहाँ पर जो मरीन ड्राइव, एयर इंडिया बिल्डिंग, एक्सप्रेस टावर्स, जो मंत्रालय है, विधान भवन है, ये सारे के सारे जो प्लेसेस है और मेनली मरीन ड्राइव, ये
आज से तकरीबन 150 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे और तकरीबन 100 साल पहले तक आज के वाले शेप में थे नहीं। ये भी आर्टिफिशियली मेड जमीन पर बनाए गए स्ट्रक्चर्स है और अगर आप इजीली गूगल मैप्स पे भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये क्लियरली बहुत अच्छे से डिफाइन करके बनाए गए स्ट्रक्चर्स है। बाकी मुंबई की तरह अनइवन और नेचुरल बाउंड्रीज नहीं है, प्रॉपर्ली लेड आउट यहाँ की बाउंड्रीज है। इस प्रोजेक्ट का नाम वैसे लॉयड्स फॉली रखा गया था और उस समय के बॉम्बे गवर्नर सर जनरल जॉर्ज लॉयड के नाम पे ये रखा गया था। यहाँ के.एफ. नरीमन ने बैक बे इंक्वायरी कमेटी को लीड किया था और इवन बैक बे रिक्लेमेशन में हुए स्कैम्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था, पर उसके ऊपर हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पर गौर देने वाली बात यह है कि 1940s में वो बैक बेस के पास ही चर्च गेट के स्टी शोर में लैंड रिक्लेमेशन का प्रपोजल देते हैं और ये साल 1970 के अंदर एडिशनल लैंड रिक्लेमेशन का काम किया जाता है। मतलब सिर्फ 40 साल पहले ये लैंड रिक्लेम किया गया है। जो मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ओबरॉय होटल, ट्राइडेंट होटल, ये जो मुंबई के लैंडमार्क्स हैं ये 40 साल पहले रिक्लेम की गई जमीन पर बने हुए हैं और सर नरीमन की वजह से उस एरिया का नाम जो पड़ा वो था नरीमन पॉइंट। लेकिन ये लेटेस्ट रिक्लेमेशन नहीं है। इसके अलावा जब हम बांद्रा वर्ली सीलिंग बना रहे थे तब बांद्रा साइड में जब ये लैंड होता है तब भी जमीन को रिक्लेम करने की जरूरत थी और यहाँ पर आज जो बांद्रा वर्ली सीलिंग के बांद्रा साइड में आपको एक गार्डन देखने मिलता है, आई लव मुंबई का साइन देखने मिलता है, ये बांद्रा रिक्लेमेशन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि आज से तकरीबन 20 साल पहले इस ब्रिज को बनाने के लिए इस लैंड को भी रिक्लेम किया गया था। यानी 20 साल पहले तक मुंबई में रिक्लेमेशन हुआ था। लेकिन यही बात नहीं है, आज राइट नाउ भी मुंबई के अंदर न्यू लैंड रिक्लेम किया जा रहा है। करेंटली जो मुंबई कोस्टल रोड है ये लंबे समय से वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है मुंबई का, जब 111 हेक्टेयर्स की जमीन को समुद्र में से रिक्लेम किया गया है, जिसमें से 26.5 हेक्टेयर्स ऑफ रोड के लिए यूज किया जाएगा, 14.5 हेक्टेयर्स में सीवॉल बनेगी, लेकिन जो बचे 70 हेक्टेयर्स है उसमें से लगभग 63.6% जो जमीन है उसको ग्रीन स्पेस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, प्रोमेनाड्स, मनोरंजन की सुविधाएं, इन जैसे पब्लिक फैसिलिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर एक 4.35 किलोमीटर का स्ट्रेच भी बनाया जाएगा लोगों के लिए और ये इंडिपेंडेंट इंडिया का लार्जेस्ट लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है। लेकिन ये सब चीजें मैंने आपको बताई क्यों, इन चीजों को बताने का तर्क क्या है? मेरा ओवरऑल वीडियो कंक्लूजन देना ये था कि मुंबई में लैंड रिक्लेमेशन नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता ये सवाल है ही नहीं। मुंबई में लैंड रिक्लेमेशन होता आया है और ये होता ही रहेगा। मुंबई बना ही लैंड रिक्लेमेशन के कारण था और अपने साइज को बेसिकली खुद बढ़ाता है जब जरूरत पड़ती है तब। प्रायोरिटीज बदल रही है, न्यू रिक्लेमेशन करने के तरीके बदल रहे हैं। लेकिन अगर हम मुंबई के 200 साल की हिस्ट्री को देखें तो हर 30-40 साल के अंदर हमें कोई बड़ा रिक्लेमेशन होते हुए नजर आता रहता है। ये बात सही है कि आने वाले समय में एनवायरमेंटल रेगुलेशन, CRZ जोन्स और इन जैसे कई दूसरी चीजों की वजह से हमें डिफिकल्टीज आने वाली है रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट होते हुए। लेकिन गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी इन चीजों के बारे में सोच रही है, जहां पर वो टोक्यो, एम्स्टर्डम, सिंगापुर, इन देशों के जैसे सक्सेसफुल रिक्लेम किए हुए देशों से आज के डेट में ही कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट्स और कई दूसरी चीजें समझ कर ले रही है जो आगे जाकर मुंबई के रिक्लेमेशन में उनकी और ज्यादा मदद करे। फिलहाल ये चीजें जो है वो बस एक शुरुआत है और आगे जाकर हमें मुंबई के अंदर और रिक्लेमेशन अगर प्रोजेक्ट्स देखने मिलते हैं तो वो कोई ब्रांड न्यू चीज नहीं होगी, वो बस मुंबई अपनी ही खुद की हिस्ट्री को रिपीट कर रहा एक चीज होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और मिलेंगे अगले वीडियो में।